सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबने बोला भी था और मैंने खुद भी सोचा था कि नेक्स्ट क्लास लेकर आई जाए, तो आप सबके लिए मैं फिर से एक क्लास लाया हूँ। और अब जहाँ तक सब कुछ ठीक रहेगा तो ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी। बहुत ज़्यादा मैं बीच में गैप नहीं करूँगा। ये क्लास थोड़ी सी लेट हुई है जिसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूँ, कुछ प्रकृति का कुछ कारण रहा है, मानसून नहीं, प्रकृति का कारण रहा है। एक तूफ़ान आया अभी हाल फिलहाल में है जो जिससे कि बिजली बाधित हुई थी, तो उस कारणवश मैं आप सबको वीडियो नहीं दे पाया। तो हाँ, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि पिछले वीडियो में, जैसा कि पिछला वीडियो मैंने दिया था सेकंड वाला, जिसमें कि मैंने रस के बारे में पूरा समझाया था, तो उसमें अंत के समय पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। तो टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, जिस वजह से वो सब हुआ था। तो वहाँ पर आप अंत के समय मैनेज करिएगा, और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। एक प्रॉब्लम मुझे वहाँ पर लगी है उस वीडियो में, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया बिल्कुल भी, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में लिखो, कमी बताइए आप मुझे। अगर आप कमी बताएंगे तब ठीक रहेगा, लेकिन आप ना तो कमी बताते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। कमेंट आप ज़रूर करें, लाइक करें या ना करें मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप क्या समझ पा रहे हो, कितना नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आप सबके लिए आज देखिए, कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि शुरुआत से पढ़ाइए, तो सबकी बातें नहीं हो पाएंगी, सब कुछ तो नहीं हो सकता। यहाँ शुरुआत से मैं पढ़ाऊँगा, बहुत जल्द मैं बोर्ड पर आप सबको पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा मैंने पिछली कक्षा में भी बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ वही बात कि बहुत जल्द हम बोर्ड पर आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो एक बार जो ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हम यहाँ बात कर सकते हैं, एक समझ सकते हैं उसको सिर्फ बोलकर, तो उन टॉपिकों को हम पढ़ लेते हैं। और उसके लिए मैं आप सबको बता दूं कि मैंने पिछला इसी के चलते रस को चुना था। हालांकि छंद और अलंकार, अलंकार को मैं समझा सकता हूं ऐसे ही, पर उसको मेरे समझाने का कारण ये था कि मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सब जानते हैं कि पिछले यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें अलंकार नहीं आ रहे हैं, हालांकि रस भी नहीं आ रहे हैं और छंद भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रस छंद अलंकार इस टॉपिक को लगभग पिछले कुछ एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी ने नहीं पूछा है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो ना पूछे, सिलेबस में अगर लाएगा तो पूछेगा। तो इसलिए आप सबको मैं अगली क्लास में बहुत जल्द आगे अलंकार और छंद भी पढ़ाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक है अव्यय, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आपको वहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से आपको अव्यय से क्वेश्चन ना मिले। एक और बात, मैंने पहले जैसे बोला था वैसे ही मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप सब लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो कृपया करके आप सबसे पहले कॉपी पेन लेंगे, उसके बाद ही आप पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि जो भी आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपने भले ही लिख रखा हो, पर आप एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर रखिए, ताकि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहे और आप लिखते रहो उसको नोट डाउन करोगे तो उससे बड़ा फ़ायदा आपका ही होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग नोट डाउन ज़रूर करें। चलिए टॉपिक पर आते हैं, बाकी जो भी बातें हैं वो हम बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले बातें मैं बोल दूँ, आपको बहुत सारी करनी है जो आपके परीक्षा से संबंधित है। बहुत सारे लोगों का एक संदेह है, मैं उस पर एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा कि कब एग्ज़ाम होना है, कैसा क्या रहेगा, कि एक लॉकडाउन कब तक ख़त्म होगा, कब तक नहीं होगा, और अगर जो एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हैं वो कब तक होंगे, नेक्स्ट वैकेंसीज़ कब आएंगी। तो इनको लेकर मैं आपके लिए एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो जो भी रहेगा, जो मेरा विचार है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वैसा मैं अपना मत बता दूंगा आपको, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए, मैंने अव्यय बोला है तो अव्यय के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं अव्यय होता क्या है। अव्यय का मतलब होता है अप धन व्यय। अप माने होता है हानि और व्यय माने खर्च की। तो ऐसा कुछ जो खर्च ना हो,
खर्च ना हो, मतलब समझ पा रहे हैं आप? खर्च का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे मेरे पास एक 100 का नोट है और उस 100 के नोट को अगर मैं खर्च करने बैठ जाऊँ या खर्च करूँ, तो सीधी सी बात है, वो जो 100 का नोट है ना, वो मेरे पास 90 रह सकते हैं, 80 रह सकते हैं, 60 रह सकते हैं। मतलब सीधा ये हो गया कि अगर मैंने उसको खर्च किया तो जो 100 का नोट है वो बदल जाएगा। यानी अब हो सकता है मेरे पास 50 के नोट आ जाएं, 10 के नोट आ जाएं, 20 के नोट आ जाएं, बदलेगा ना। तो खर्च का सीधा मतलब है वो जो बदल जाए। लेकिन अभी मैंने क्या बोला? अप धन व्यय। तो अपव्यय का मतलब होता है वो जो खर्च ना हो। खर्च ना हो का सीधा मतलब है जो बदले ना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, मेन बात यही है। अव्यय का मतलब होता है ऐसा कुछ जो बदले ना, और इसको हम कहते हैं अविकारी। देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा। इसको लेकर मैंने बोला है कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आएगा जब हम शब्द का टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमको शब्द जो हैं उनका वर्गीकरण पढ़ना होता है बहुत अच्छे से। तो एक बार बहुत संक्षिप्त रूप में मैं आपको समझा दूँ कि अव्यय शब्द जो होते हैं, शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। और उन 4 प्रकार के वर्णन में से एक वर्णन जो होता है वो होता है प्रयोग के आधार पर। सारा कुछ मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने वो बाकी के 3 क्यों नहीं बताए? तो अभी ज़रूरत नहीं है, वरना हम उस टॉपिक में घुस जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने टॉपिक से अलग हो जाएंगे। तो उनमें से एक प्रयोग के आधार पर होता है शब्द का वर्गीकरण। तो उस प्रयोग के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण होता है उसमें 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है अविकारी शब्द और एक होता है विकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और विकारी शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है। अभी आप लोगों के मन में एक भ्रम चल रहा होगा, ये परिवर्तन क्या चीज़ है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ये आखिर कैसा परिवर्तन, कैसे रंग बदलता है या क्या होता है शब्द। तो बहुत सारे भ्रम होंगे जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं टॉपिक को। तो और जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं या फिर उन्होंने कहीं भी पढ़ा है तो उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा परिवर्तन क्या होता है। फ़िलहाल इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, परिवर्तन का आ माने होता है अभाव, कमी, एक उपसर्ग है हिंदी का। और विकार माने होता है परिवर्तन। जैसे इसको विकार को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि आप भ्रमित होते हो इस बात को लेकर कि विकार का मतलब रोग होता है। देखिए, अगर हम वास्तविक चीज़ें देखें, अगर हम वास्तविकता से परिचित हों, तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे मैं हूँ, मेरे अगर पैर में विकार हो तो मेरे चलने में परिवर्तन होगा। मेरे अगर हाथ में विकार हो तो मेरे हाथ से कोई भी कार्य करने में परिवर्तन होगा। देखा होगा कभी कभी मेरे पैर, हम लोगों के पैर में चोट जैसी लगती है तो जो सामान्य चाल होती है वैसी चाल हमारी नहीं रह जाती है। तो परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद ही हमको पता चलता है कि हमारे अंग में कोई विकार है। तो कहने का मतलब, जैसे मेरी आँख में अगर विकार है तो मुझे देखने में परिवर्तन होगा। सामान्य जो इस तरीके से व्यक्ति देखता है वैसा शायद मुझे ना दिखाई दे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप समझ गए हैं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, वास्तविक रूप परिवर्तन ही होता है। तो जब हम कहेंगे आ माने अभाव और विकार माने परिवर्तन, यानी ऐसी या ऐसा शब्द जहाँ पर परिवर्तन का अभाव होता है, अभाव माने कमी, परिवर्तन की कमी होती है, उनको हम कहते हैं अविकारी। क्लियर है? चलिए, तो अविकारी समझ में आ गया। अब आते हैं विकारी। विकारी का मतलब सीधा परिवर्तित, यानी ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो जाएं वो कौन है? वो हैं विकारी। और ऐसे शब्द जो परिवर्तित ना हो वो हैं अविकारी। तो अव्यय को समझने से पहले हम सबको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था कि अविकारी क्या होता है और विकारी क्या होता है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि ये 4 शब्द दिए होते हैं और पूछता है इनमें से कौन सा एक अविकारी शब्द है, या फिर 4 शब्द देता है और पूछता है इनमें से कौन सा विकारी शब्द है, या फिर कहता है इनमें से कौन सा विकारी नहीं है। तो ऐसे करके आपको पहचान करनी होती है कौन से अविकारी हैं, कौन से अविकारी हैं, इन सब के बारे में। उसको मैं आपको समझाऊंगा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं बोर्ड पर आता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। बस एक बात समझ लीजिए आप, मेरी क्लास में आपको एक समस्या होने वाली है, वो मैं आपको बता दूँ। मेरी क्लास में आपको एक समस्या ये होने वाली है कि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में। मेरे जो भी छात्र हैं वो समझते हैं मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ उसको बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। इतना डिटेल में कंटेंट शायद ही आपको कहीं मिले।
मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं ही ऐसा पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी कहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसे पूरे डिटेल में उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर क्या मतलब है, और आपको मज़ा भी आएगा। ऐसा नहीं आप बोर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। बस आप सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, बस आप ध्यान से सुनिए। जो भी लिखने की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप लिखिएगा, पॉज करिए, मैंने पहले भी बोला था, और आप आराम से लिखिएगा। चलिए, तो हम अभी तक ये जान पाए कि अव्यय क्या होता है। अव्यय का मतलब ऐसे शब्द जिनमें किसी प्रकार का व्यय ना हो, अर्थात खर्च ना हो, अर्थात परिवर्तन ना हो, यानी वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। अब ये परिवर्तन हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम अव्यय को नहीं समझ पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए, आज की क्लास मेरी सिर्फ अव्यय को समझने की एक भूमिका होगी, एक पृष्ठभूमि होगी, जो अव्यय की पृष्ठभूमि क्या होती है, आज हमको सिर्फ वही समझना है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं समझना है। मेरा जहाँ तक मानना है आज मैं आपको वही समझा पाऊँगा, लेकिन इसको समझाने के पीछे आप ये मत समझना कि मैंने सिर्फ आपको अव्यय की भूमिका बताई जहाँ से क्वेश्चंस कम आते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझा दें कि मैंने आपको अव्यय की भूमिका बताई, लेकिन उससे साथ में मैंने अभी आपको इतनी देर में एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि शब्द के कितने 4 प्रकार से शब्द का वर्गीकरण होता है। अगर पूछेगा शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से, उसमें एक वर्गीकरण। अब आप ये मत कहना कि सर वो चारों बताओ, तब हम टॉपिक में बदल जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, हम किस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। तो हमको रहना किस पे है, अव्यय पे, लेकिन हमें वो समझना जरूरी था, क्योंकि अव्यय भी एक शब्द है। और याद रखिए, ये ऐसा शब्द है जो मेरे ख्याल से हिंदी में एक अलग पहचान रखता है अपनी, और वो यही पहचान है कि इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। लगभग जितने भी आप हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जो परिवर्तित नहीं होता है। चलिए, हम बात करते हैं कैसे परिवर्तित नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि आपको एक शब्द देता हूँ मैं, लड़का। लड़का एक शब्द है। अब लड़का एक शब्द है, यदि आप उसके समक्ष एक, सामने का मतलब है उसके सामने एक प्रत्यय लाएं और उसको उसके अंत में शब्द में जोड़ दें, कोई प्रत्यय, तो वो प्रत्यय लगते ही उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा। जैसे अगर मैं लड़का शब्द के आगे ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ दूं तो वो हो जाएगा लड़की। अब आप एक बात समझो, जैसे ही मैंने लड़का शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा वो हो गया लड़की, इसका मतलब वो लड़का शब्द बदला या नहीं बदला, बदल गया ना। इसके बाद अगला आता है, अगर इसी शब्द में मैं ए प्रत्यय जोड़ दूँ तो वो हो जाएगा लड़के, यानी कि एक लड़का शब्द है जिसका लिंग में भी परिवर्तन हुआ और वचन में भी। लिंग का मतलब समझ में आया, लड़का पुल्लिंग शब्द है, और जब आपने ई प्रत्यय लगाया तो वो हो गया लड़की, यानी कि वो स्त्रीलिंग हो गया। और जब आपने ए प्रत्यय लगाया तो वो हो गया लड़के, यानी कि उस लड़का से बहुवचन हो गया, यानी अनेक की बात करने लगा। तो इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जैसे ही आप किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ते हो उसका लिंग अथवा वचन से कोई परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। विकारी का मतलब परिवर्तित होना, और परिवर्तित हो रहे हैं, चाहे वो लिंग से परिवर्तित हो रहे हो या वचन से परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी आप देख सकते हो, बहुत सारे, जैसे मीठा होता है, मीठा शब्द जो है वो मीठा को जब आप कहोगे बड़ी ई प्रत्यय लगाओगे तो होगा मीठी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीठा पुल्लिंग है और मीठी स्त्रीलिंग है। याद रखना, मीठा आम होता है और मीठी चटनी होती है। चटनी स्त्रीलिंग शब्द है, आम पुल्लिंग शब्द है। तो आम के साथ कभी मीठी आम नहीं बोलोगे आप, मीठा आम बोलोगे। लेकिन चटनी जब बोलोगे तो चटनी के साथ आप बोलोगे मीठी चटनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक शब्द मीठा प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग भी हो जा रहा है, और वही मीठे, मीठे का मतलब समझ रहे हैं आप, मीठे बहुवचन, तो वही शब्द बहुवचन में भी परिवर्तित हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी विकारी शब्द है, और अगर विकारी है तो फिर ये अव्यय नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने अभी अव्यय के बारे में बोला, अप धन व्यय, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई भी खर्च नहीं होता, अर्थात अविकारी, विकारी नहीं, अविकारी। अविकारी का मतलब शब्द के दो ही प्रकार है प्रयोग के आधार पर, एक विकारी और एक अविकारी। तो ये हम विकारी की बात कर रहे हैं। दरअसल हमें जब विकारी समझ में आ जाएगा तो फिर हमें अविकारी स्वतः ही समझ में आ जाएगा। एक समझना है आपको, सब नहीं। स्मार्ट पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से, आपको एक समझना है, दूसरा तो स्वतः समझ में आएगा। भाई अगर मेरे सामने 2 शब्द है और 2 शब्द में से मुझे एक पता है कन्फर्म ये विकारी है, ठीक है, और दूसरा वाला मुझे नहीं लग रहा कि वो विकारी है, अगर वो विकारी नहीं है तो अविकारी है, सिंपल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं
जो अविकारी हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि फिर ये अविकारी क्या है, ये कैसे शब्द होते हैं? शब्द तो ऐसे सारे सब बदल जाते हैं, कुछ भी हो। अब देखिए एक चीज़ समझ लो, अभी मैंने लड़का शब्द बोला था वो एक संज्ञा है, मीठा शब्द बोला था वो एक विशेषण है, अगर मैं अपना, अपनी, अपने कहूँ तो वो एक सर्वनाम है। तो कहने का मतलब, मैं क्रिया की अगर बात करूँ, जाता, जाती, जाते, तो वो क्रिया है, तो वो भी सब बदल रहे हैं। तो क्रिया हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे वो विशेषण हो, चाहे वो संज्ञा हो, कुछ भी हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सब बदलते हैं। अब जब सब बदलते हैं तो ये सारे के सारे विकारी हैं, और जब ये विकारी हैं तो फिर ये अव्यय नहीं है। इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। अब जब ये अव्यय नहीं है तो फिर अव्यय हैं क्या, ये भी तो समझना जरूरी है। तो अव्यय क्या है, हम उस पर अब बात करते हैं। देखिए अव्यय, ये तो हमें पता है परिवर्तित नहीं होते, पर कैसे नहीं होते? जैसे एक शब्द है धीरे, जैसे मैंने कहा राम धीरे चलता है, या राम साइकिल धीरे चलाता है, तो मैं चलाता की जगह पर चलाती कह सकता हूँ। मैं राम की जगह सीता लिख दूँ तो शायद चलाता की जगह चलाती हो जाएगा, शायद नहीं, कन्फर्म हो जाएगा चलाता की जगह चलाती। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन मैं जब कहूँगा सीता साइकिल धीरे चलाती, अब मैंने सीता बदला, वहाँ राम की जगह सीता लाया, यहाँ चलाता की जगह चलाती हो गया, समझ रहे हैं आप? लेकिन वो धीरे नहीं बदला। जैसे साइकिल होती है और प्लेन होता है, ध्यान रखना, साइकिल या मोटरसाइकिल, स्कूटर होता है ना, तो मैं इस सेंटेंस को बदल रहा हूँ। एक बात ध्यान देखिए, एक बात मैं आप सबको समझा दूँ, कुछ लोगों के ये बातें थोड़ी सी ऊपर से निकलेंगी, क्योंकि अव्यय एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई सारे टॉपिक इन्वॉल्व हैं, कई सारे टॉपिक आ जाते हैं उसके अंतर्गत। जैसे अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसमें प्रत्यय भी आया है, संज्ञा, सारा कुछ मैंने आपको बताया है, तो उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। घबराइए नहीं, सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अव्यय को बता देना ठीक है, समझा देना ठीक है, उसके बाद मैं कुछ और बताता हूँ। संधि भी आप लोगों ने बताया है, समास भी बताया है, तो आप कृपया करके इस बात को मत सोचिएगा कि सर मेरा वाला नहीं समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हर रोज़ क्लास होगी, हर रोज़ मैं आपको एक क्लास पढ़ाऊँगा, ये निश्चित है, ठीक है। बस यही ज़रूर है कि ये ज़रूर है कि कोई ऐसी समस्या लाइट को लेकर कुछ भी है तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो जब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये गांव है तो हम बाहर बैठकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और बात बता दूं, मैं बहुत जल्द आप लोगों को 1-2 क्लासें मैं बाहर भी करूंगा, खेत की तरफ जाऊंगा अगर, तो वहाँ बाहर हरियाली में बैठकर या बाहर एकदम खुले आसमान में भी मैं आपकी क्लास लेने की कोशिश करूँगा, रिकॉर्डिंग करूँगा, वहाँ से भी मैं आपको एक क्लास दूँगा, और बहुत जल्द लाइव भी आने वाला हूँ। चलिए, तो हम बात करते हैं अव्यय पर। तो अव्यय क्या होता है? मैंने अभी बोला धीरे शब्द। अब धीरे जो शब्द है वो एक अव्यय है। क्यों? क्योंकि धीरे को आप बदल नहीं सकते। आप कहें राम प्लेन चलाता है, राम प्लेन धीरे चलाता है, यानी कि राम स्कूटर धीरे चलाता है, या राम स्कूटर या सीता स्कूटर धीरे चलाती है। अब ध्यान देना, मैंने अभी क्या बोला था कि राम साइकिल धीरे चलाता है। पहले राम पुल्लिंग थे, साइकिल स्त्रीलिंग थे, और चलाता पुल्लिंग था, पर धीरे वैसा ही था। अभी मैंने क्या किया, सीता, सीता स्त्रीलिंग है, राम की जगह आई, बदला। और जो साइकिल स्त्रीलिंग थी उसको मैंने क्या किया, उसको बदल दिया, मैंने पुल्लिंग कर दिया स्कूटर। तो सीता स्कूटर, स्कूटर मतलब पुल्लिंग, और उसके बाद जो आगे धीरे लगा है वो वैसा ही है, देखना ध्यान से, सीता स्कूटर धीरे चलाती है, यानी चलाता की जगह चलाती हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने वाक्य में परिवर्तन करके देखा। देखिए, अगर आप सबको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। मेरे पास, आप सबके पास मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और यदि किसी को ऐसी समस्या होती है जिसके पास नंबर नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता देना, मैं उससे कांटेक्ट कर लूँगा, या फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा, मैं नंबर दे दूँगा। चलिए, तो हम बात करते हैं। तो धीरे जो शब्द है वो अव्यय हुआ, ये बात आपको समझ में आई। अभी आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, सर एक शब्द बताने से क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? नहीं होगा, शब्द भी मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी पृष्ठभूमि समझा रहा हूँ कि अव्यय होता क्या है और ये कैसे क्या होता है, ये चीज़ समझनी है आपको। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक यहाँ पर थोड़ा सा फंसने वाली बात है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी है
एक ऐसा पहलू भी है जिसको भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बोला अविकारी, यानी ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन नहीं होता है, उनका परिवर्तन ना तो लिंग में होगा ना वचन में होगा, वो वैसे ही रहेंगे जैसे शब्द हैं, उनको हम अव्यय कहेंगे। लेकिन एक ऐसा शब्द और होता है जिसका परिवर्तन नहीं होता है, कैसे भी उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। उस शब्द के बारे में हम समझ लेते हैं, वो शब्द क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखना, वो शब्द होता है, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको अगर लगे कि थोड़ा सा आप विचलित हो रहे हैं या मैं विचलित हो रहा हूँ, तो आप एक बार पॉज करें और मुश्किल से 10 सेकंड के लिए अपने आप को शांत करें, या फिर इसको फिर से देखें, एक बार फिर से वीडियो को शुरुआत से चलाएं और फिर देखें। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ गई, अव्यय भी आ गया, शब्द भी आ गए, संज्ञा भी आ गई, प्रत्यय भी आ गए, है ना, अभी सर अब एक और नई चीज़ ला रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें अगर दिमाग के अंदर आ रही हैं तो आप एक बार शुरुआत से देखिएगा, फिर से इसी वीडियो को शुरुआत से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूँ। अव्यय जो होता है अपधन व्यय, यानी जिसका किसी प्रकार खर्च ना हो, अर्थात जो परिवर्तित ना हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय एक अविकारी शब्द होता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, जो प्रयोग के आधार पर होते हैं। वैसे तो शब्द के कई प्रकार होते हैं, मैं उन पर बात करूंगा आगे। तो शब्द के प्रयोग के आधार पर दो प्रकार होते हैं, अविकारी और विकारी। मैं अविकारी पर समझा रहा हूँ आपको, और वो इकलौता यही होता है, ध्यान रखना। अविकारी शब्द इकलौता यही होता है जिसे हम अव्यय कहते हैं। इसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट में अविकारी शब्द नहीं होते, पर विकारी शब्द बहुत होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको विकारी बोलते हैं, जो परिवर्तित हो जाते हैं। इतना हमने समझ लिया। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक दो और उदाहरण अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूंगा आपको अभी आगे। उदाहरण आपको आगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो उदाहरण हम जब उस पर उसके जो भेद हैं, प्रकार हैं, उन पर जब हम बात करेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। हम उस पर तब उदाहरण बात कर लेंगे, जो मौखिक रूप से आपको समझ लेना। आप लिख भी सकते हो, मैंने पहले ही बोला था आपको, आप लिख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगली बात। तो अव्यय के जैसा ही एक बिल्कुल इसका बहरूपिया भी है, ध्यान रखना। इस बहरूपिया को हमको पहचानना है, ये है क्या। दरअसल एक शब्द, एक हमारे हिंदी में टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग और अव्यय में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। तो आज हम ये समझ लेते हैं कि अव्यय और उपसर्ग में अंतर क्या बेसिकली होता है। देखिए, अव्यय और उपसर्ग ये दोनों ही परिवर्तित नहीं होते हैं, ये कॉमन बात है दोनों में। अब अगर आपने कहीं अव्यय की परिभाषा ये बोल दी कि जो परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं, तो फिर आपके अव्यय वाले टॉपिक में उपसर्ग भी घुस जाएंगे, जो नहीं हो सकते। अब ये क्यों नहीं हो सकते, इस पर हम बात करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अव्यय और उपसर्ग में समानताएं क्या होती हैं, फिर हम इनकी भिन्नता पर बात करेंगे। चलिए, तो समानता की अगर हम बात करें, तो अगर मैं आपके सामने एक शब्द लाऊं, जो एक उपसर्ग लाऊं जिसको बोलते हैं प्रति, तो आप मुझे बताओ, प्रति को कभी भी आपने किसी लिंग या वचन में परिवर्तित होते देखा है? कभी आपने प्रति को प्रति लिखा हुआ देखा हो, या प्रतों लिखा हुआ देखा है? कभी अधि को अधि लिखा देखा हो, या अधों लिखा देखा हो? कहीं भी नहीं देखा होगा। कहीं आपने किसी प्रकार से कुछ भी ऐसा नहीं देखा होगा जो उपसर्ग आपका वो बहुवचन या फिर एक स्त्रीलिंग में चला जाए या पुल्लिंग में चला जाए। स्त्रीलिंग का शब्द है, नहीं, इनका कोई लिंग नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना। सदैव ये एक ही लिंग में रहते हैं और एक ही वचन में रहते हैं। ये शब्द के आधार पर आगे जब जुड़ते हैं तो ये ऐसे ही जुड़ जाते हैं, वो संधि के नियम से इनमें थोड़ा परिवर्तन होता है, उस पर हम जब संधि में आएंगे तब बात करेंगे। अब आप कहोगे सर फिर तो एक ही बात हो गई, अब अव्यय और उपसर्ग में अंतर क्या रह गया? कुछ नहीं। अच्छा हाँ, उपसर्ग के बारे में एक बात और बता दूं कि उपसर्ग जो शब्द होते हैं वे शब्द के आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है बहुत ज़्यादा, बस दोनों का काम थोड़ा अलग है। एक शब्द के आगे जुड़ता है और एक शब्द के अंत में जुड़ता है। शब्द के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय है, प्रतिधन है, और उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरुआत में जुड़ने वाला है, शुरुआत में आगे जुड़ता है। तो ये परिवर्तित कैसे है, अलग कैसे है, इस पर बात करते हैं। देखिए, कभी भी आपने उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी होगी तो उसमें कहीं शब्द नहीं लिखा होगा। कहीं भी आपने अगर उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी होगी तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि ये शब्द होता है, नहीं।
अगर ऐसा आप पढ़ भी चुके हैं कहीं या किसी प्रकार से, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, आप गलत पढ़ रहे हैं। उपसर्ग शब्द नहीं होता है, उपसर्ग या प्रत्यय किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता है, पर अव्यय शब्द होते हैं। आप कहोगे ये कैसी दिक्कतें हैं, उलझने हैं, ये उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द नहीं होते हैं और अव्यय जो होते हैं वो शब्द होते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए मैंने एक शब्द अभी बोला था आपके सामने, धीरे। तो धीरे जो शब्द है वो उसका अपना एक अर्थ है। आप मुझे बताइए, धीरे का मतलब स्लो, सिंपली उसका अपना एक अर्थ है। जैसे तेज, तेज का मतलब फास्ट। तो सबका उनका अपना एक अर्थ है, पर प्रति का कोई अर्थ नहीं, अति का कोई अर्थ नहीं, अनु का कोई अर्थ नहीं, अभि का कोई अर्थ नहीं। बात समझ रहे मेरी? क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमेशा ऐसे होते हैं जो बेचारे बेसहारा हैं। इनके पास है तो बहुत कुछ, पर ये हैं बेसहारा। जैसे ही ये शब्द आता है और इसमें ये जुड़ते हैं, और इस शब्द में जुड़ने के साथ ही ये अपना अर्थ बताते हैं। जैसा ये शब्द होगा उस आधार पर ये अपना अर्थ बताएंगे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक उपसर्ग होता है वी, विशेष आपने सुना होगा, विभाव सुना होगा। तो कई जगह वी जो होता है वो अपना अर्थ बताता है। वी का मतलब कमी, बिना, अलग। और कई बार वी का मतलब होता है खास, विशेष, जुड़ा हुआ। ऐसा करके कई बार अब प्रत्यय जो उपसर्ग जो होते हैं वो अपना अर्थ बदल देते हैं शब्द के साथ जुड़ने पर। तो उपसर्ग जब शब्द के साथ जुड़ने पर अपना अर्थ बदल देते हैं, यानी कि वो शब्द के साथ जुड़ेंगे तब अपना अर्थ बता पाएंगे क्या है उनका वास्तविक अर्थ। और जब इनका अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं है। बात समझ रहे हैं? उपसर्ग यानी इनका अर्थ नहीं है तो फिर ये शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द का मतलब ही होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। जो सार्थकता रखते हो वही शब्द होते हैं। चाहे भले ही एक छोटा सा, अगर आप देखें तो एक स्वर अथवा व्यंजन कोई भी एक हो, अगर उसका अर्थ है तो उसको भी हम शब्द में काउंट कर सकते हैं। पर जिसका अपना अर्थ नहीं है उसको हम शब्द में काउंट या जोड़ेंगे नहीं। अब आप कहोगे क्या, तो आपने कहीं भी परिभाषा जब पढ़ी होगी उपसर्ग की तो आपने सदैव शब्दांश लिखा देखा होगा। वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में भिन्नता या विशिष्टता लाते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसमें उसको परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, शब्दांश दोनों में है। तो उपसर्ग एक शब्दांश है, ना कि शब्द है। तो जब ये शब्दांश है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द तो है नहीं। और अगर शब्द नहीं है तो हमारे विकारी और अविकारी में ये कैसे काउंट होगा? क्योंकि विकारी और अविकारी शब्द के प्रकार हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, विकारी और अविकारी जो दो प्रकार हैं प्रयोग के आधार पर, वो शब्द के प्रकार हैं। ये जो दो प्रकार आपको दिख रहे हैं ये दोनों शब्द के प्रकार हैं। अब जब उपसर्ग शब्द है ही नहीं तो फिर इन प्रकारों से वो दूर हो गया, सीधी सी बात है। जब ये शब्द नहीं है तो इन प्रकारों से दूर है, और ये जो अव्यय इधर रखे हैं ये शब्द है, तो ये इन दोनों प्रकारों में से किसी एक में है। तो इसीलिए अव्यय को हम अविकारी कहते हैं। और वो इकलौता ऐसा होता है पूरे हिंदी जो व्याकरण है उसमें जो परिवर्तित नहीं होते हैं। शब्दांश तो आपको मिलेंगे जो परिवर्तित नहीं होते, पर वो शब्दांश होते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए हम उनको अव्यय में काउंट नहीं करते हैं। वरना आपको एक बात समझ में आ रही होगी, अगर ये दोनों एक होते तो फिर उपसर्ग और अव्यय इन दोनों को अलग अलग कैसे रखा गया। इनमें दूसरी कॉमन चीज़ आपको पता है, इनमें दूसरी कॉमन चीज़ ये है कि अव्यय भी हमेशा किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं और उपसर्ग भी हमेशा शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, पर दोनों में अर्थ एक ही है। दोनों में भिन्नता एक ही है कि अव्यय का अपना एक मतलब होता है और वो अडिग है, वो अपने इस मतलब से कभी भी हट नहीं सकते, वो अपने इस अर्थ से कभी भी हट नहीं सकते, उनका अपना अर्थ है। लेकिन उपसर्ग का अपना अर्थ एक नहीं, वो जिस भी शब्द के साथ जाते हैं उसके साथ अपना अर्थ उस शब्द के हिसाब से बताते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। यदि कुछ भी ऐसा लग रहा हो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना अगर कुछ समझ में ना आए। और मैंने पहले ही बोला है कि यदि आपको लगे कि
ये क्लास थोड़ा सा दिक्कत कर रही है तो एक बार शुरुआत से आप फिर से देख लें, एक बार क्लास को दोबारा से, आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, मैंने पहले ही बोला, उन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है जो लोग एक बार कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ नहीं चुके हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है समझाने की, एक बार मैं फिर से आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ। अव्यय का मतलब होता है वे शब्द जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे शब्द जिनका लिंग वचन से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। वे शब्द जिनका लिंग वचन से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। अप माने हानि, व्यय माने खर्च में, यानी खर्च में जब कोई कमी ना हो उसे ही हम क्या कहते हैं, अपव्यय, अव्यय। जैसे इसके बाद बात करें तो अव्यय अविकारी शब्द हैं। ये बात कन्फर्म क्यों? क्योंकि इनका परिवर्तन नहीं होता है, तो सीधी सी बात ये अविकारी हो गए। अविकारी कोई क्लास नहीं है, ध्यान रखना, ये सिंपल सी समझने वाली बात है। अविकारी का मतलब जो परिवर्तित ना हो, और परिवर्तित ना हो वो कौन? अव्यय, ठीक है। परिवर्तित हो जाएं वो अलग, उनको विकारी कह सकते हैं आप, तो वो एक कुछ नहीं समझने की बात है। इसके बाद हम बात करें तो अव्यय से ही मिलता जुलता एक टॉपिक होता है जिसको हम उपसर्ग कहते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। शब्द के आगे अव्यय भी जुड़ते हैं, दोनों में ये कॉमन बात है। लेकिन उपसर्ग और अव्यय दोनों परिवर्तित भी नहीं होते हैं, ये भी दोनों में कॉमन बात है। लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वो ये है कि ये दोनों जो हैं इनमें एक का अपना अर्थ है, वो सदैव रहेगा, और एक का अपना अर्थ नहीं है। और जब इनका अर्थ नहीं है, सीधी सी बात है, तो फिर ये शब्द नहीं रह गए, ये शब्दांश हो गए। शब्द का अंश है, शब्द नहीं है। और जब ये शब्द नहीं है तो फिर ये उस क्लास में नहीं आएंगे जिसको मैंने अभी बात की, अव्यय की। अव्यय जबकि एक शब्द है, उपसर्ग को हम शब्दांश कहेंगे, ना कि शब्द कहेंगे, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया कि उपसर्ग क्या होते हैं और उपसर्ग को हम कैसे समझते हैं, किस तरह से उपसर्ग को हम पहचान सकते हैं। जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वे हमारे उपसर्ग होते हैं। मैं चाहता हूँ इस क्लास को बहुत लंबा ना खींचा जाए, इतना ही रखा जाए ताकि आप लोग इसको थोड़ा समझ लें। थोड़ी सी बातें मैं अंत में कहना चाहूँगा उपसर्ग के बारे में, जो बेसिकली होती हैं। उपसर्ग होते जो हैं, मैं उपसर्ग बार बार कह रहा हूँ। अव्यय के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अव्यय जो होता है इसके 4 प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकारों को हमको अगली क्लास में समझना है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे जो अव्यय है उस पर हम बढ़ेंगे। हमने अभी आपको सिर्फ अव्यय समझाया, अव्यय होता क्या है। मतलब वे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं अव्यय कहलाते हैं। वो कहीं भी प्रयोग हो, अगर वो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो वो अव्यय कहलाएंगे। और मैंने अभी आपको एक धीरे शब्द बोला था, तो धीरे एक अव्यय है, वो कहीं एकदम स्वतंत्र रूप से वो होता है, प्रयोग होता है। लेकिन इनसे ही मिलता जुलता एक बहरूपिया है जिसको हम उपसर्ग कहते हैं, वो भी परिवर्तित नहीं होता है, तो वो स्वतंत्र नहीं होता है, उसको किसी भी शब्द के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तब अपना अर्थ बता पाएगा। ये बात हमने समझ ली थी। चलिए हम बात करते हैं जो हमें अगली क्लास में समझनी है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अव्यय जो होता है उसके 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः। आपको 4 प्रकार ही पढ़ने हैं, 4 प्रकार, और उन पर हम आगे बात करेंगे। इनके अंदर भी जो प्रकार हैं, उपभेद हैं, वो भी हम समझ लेंगे। पहला होता है जो अव्यय, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण का मतलब आगे समझेंगे। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। एक बार फिर से समझिए। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। इनमें भी अगर हम प्रकारों की बात करें तो क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 प्रकार होते हैं। संबंध बोधक अव्यय की अगर हम अर्थ के आधार पर बात करने लगे तब तो बहुत हो जाएंगे, फिर तो 13 प्रकार होते हैं संबंध बोधक अव्यय के हिसाब से। तो इस तरीके से प्रकार बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करोगे तो विस्मयादि बोधक अव्यय के 7 प्रकार हो जाते हैं। उनको सबको हमको पढ़ना है विधिवत तौर पर, कन्फ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। आप लोगों को अंत में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए इस क्लास को मैंने थोड़ा पहले रोका है। बातें सिर्फ इतनी सी हैं कि आप लोग वीडियो देखने के बाद अपना रिस्पांस दिया करें। क्या लगता है आपको, कैसा वीडियो बना है और कैसा नहीं। एक और बात, आप खुद की हेल्प कर रहे हैं, साथ में मैं चाहता हूँ इसको शेयर किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। एक बात मैं बहुत फ्रैंकली होकर बोलना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, जब आपका रिस्पांस आता है तभी एक टीचर के अंदर प्रोत्साहन बढ़ता है, वो उसी से मोटिवेट होता है और उसके बाद ही वो आपको
अच्छे से और पढ़ाता है, मुझे उत्साह बढ़ेगा मेरा, तो फिर मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा समझाने के। जैसे मैंने आपको अभी पहले बोला कि मैं एक वीडियो वो लाने वाला हूँ जिसमें आप सबके संदेह भ्रम ख़त्म करना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों के मन में चल रहा है कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होंगे। कुछ लोगों, आज मेरे पास कुछ फ़ोन आए हैं जिन पे कुछ बच्चों ने बोला कि क्लास जो है वो जो एग्ज़ाम है वो अब 2020 में होंगे ही नहीं। तो देखिए, इस तरीके के जो भी भ्रम हैं इनको लेकर मैं आप सबके पास एक वीडियो लाने वाला हूँ, वैकेंसीज़ को लेकर लाने वाला हूँ। जो भी भ्रम है उनको दूर करने के लिए बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, वही 15-20 मिनट का, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। उसको मैं हो सकेगा तो कल ही आपको दे दूँगा लाकर रिकॉर्ड करके, तो उसको आप लोग देखिएगा। एक बात मैं आपको अंत में जाते जाते बोल दूँ कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। मैंने अभी बोला नहीं आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको समझ में आए तभी लाइक करिएगा, अदरवाइज़ नहीं। इस क्लास के लिए जो वेट करना पड़ा उसके लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ, काफ़ी वेट करना पड़ा आप सबको। अगली क्लास फिर से कल होगी। आज मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे मैं दिन में रिकॉर्ड करता था क्लास को, पर आज मैं रात में कर रहा हूँ क्योंकि दिन में भी मैं अगर रिकॉर्ड करूँ तब भी मुझे अपलोड रात में ही करनी पड़ती है क्लास। तो आज मैं रात में ही क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं अपलोड करूँगा, सुबह आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, सब लोग आप सुबह देख सकते हैं। सुबह का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप जब चाहें 3, 4, 5, 6, 7, 8 जब चाहें तब देख सकते हैं। और इसको सबको फॉरवर्ड करिएगा, व्यूज़ के हिसाब से जो है मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को जो उम्मीद थी मुझे उससे ज़्यादा आप सब ने उस पर सब लोग खरे उतरे हैं पिछले वाले वीडियोज़ में। पर कुछ चीज़ें थी जो इससे ठीक पीछे वाला वीडियो था उसमें, वो चीज़ें मैं बार बार नहीं करना चाहता हूँ, बाकी कुछ है नहीं। आप लोग देखिए। और वैसे भी मैंने पहले बोला है, अगर अच्छा लगता है तो, अगर आपको कोई कमी लगती है तो बेशक आप बताइए मुझे। मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ आपको कि अरे आप लोग कमी ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कमी बताइए मुझे, और कमी जब तक आप नहीं मुझे बताओगे तब तक मेरे समझ में कैसे आएगी कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। तो ये चीज़ें आपको समझानी ही पड़ेंगी, वो आपको मुझे बतानी ही पड़ेंगी कि मेरे अंदर या मेरे वीडियो बनाने में, क्वालिटी में, या कुछ भी क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो चीज़ें आप समझाएंगे तब मैं उस पर और वर्क करूँगा और अच्छे से। और ये जो मैंने आपको बताया है अभी अव्यय की जो कहानी है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ उसकी भूमिका समझी, उस भूमिका में बार बार इधर उधर भी गया हूँ, कभी प्रत्यय पर गया हूँ, कभी संज्ञा पर गया हूँ, कभी मैं उपसर्ग पर गया हूँ। तो ये ज़रूरी था मुझे बताना, क्योंकि आप फिर कन्फ्यूज हो जाते, क्योंकि उपसर्ग को लेकर उसके बाद आप अव्यय को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में पड़ सकते थे। ये कन्फ्यूजन दूर कर दी है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन लग रही है, अगली क्लास में मैं 5 मिनट के लिए फिर से समझा दूंगा, वो आपके मैसेज पर होगा। आप जैसा इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर आपको मुझे फिर से समझाने की ज़रूरत है तो, नहीं तो फिर आप इसको एक बार दोबारा से देखिएगा। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इस वैश्विक महामारी से जो भी लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करिए ईश्वर से कि वो इस जो कर्तव्य निभा रहे हैं देश के प्रति, उसमें ईश्वर उनका साहस बांधे रखे और जल्द से जल्द हम कोरोना मुक्त हों और मैं फिर से आपको वैसे ही क्लास में मिल सकूं जैसे पहले था। ठीक है, धन्यवाद।